नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, तो दोस्तों ऑप्शन ए जुनैद कमाल अहमद को बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात की जुनैद कमाल अहमद की, तो ये बांग्लादेशी हो जाते हैं और दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम में विश्व बैंक के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। याद रखिएगा ये प्रेजेंट टाइम में विश्व बैंक के भारत निदेशक जुनैद कमाल अहमद को उपाध्यक्ष के रूप में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का नेतृत्व करेंगे। याद रखिएगा अभी 16 अप्रैल को ये पद अपना संभालेंगे बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के उपाध्यक्ष के रूप में। दोस्तों अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कुछ, तो आइए उनको भी जानते हैं। अगर दोस्तों बात करें ये बैंक के इतिहास में इस तरह के उच्च पद के लिए चुने जाने वाले ये केवल दूसरे बांग्लादेशी हो जाते हैं। याद रखिएगा ये दूसरे बांग्लादेशी हो जाते हैं जो कि बैंक के इतिहास में ऊंचे पद पे चुने जाने वाले। याद रखिएगा कौन हो जाते हैं, तो दूसरे बांग्लादेशी हो जाते हैं। दोस्तों अगर ये दूसरे बांग्लादेशी हो जाते तो पहले भी बांग्लादेशी या पहला कौन था भारतीय, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों पहले बांग्लादेशी मूल के फैज़ल चौधरी, याद रखिएगा फैज़ल चौधरी उपाध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले बांग्लादेशी मूल के थे। याद रखिएगा ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे ये दूसरे बांग्लादेशी है तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले मूल बांग्लादेशी मूल के कौन थे ये पूछ सकता है आप एग्जाम में। तो दोस्तों याद रखिएगा फैज़ल चौधरी जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया पद का संभाला था वो पहले बांग्लादेशी मूल के थे। याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें मीगा की मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1988 में हुई थी। याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं ये भी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है और इसके प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं, तो हिरोशी मैटोना दोस्तों मीगा के वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं। और दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक संस्था हो जाती है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। याद रखिएगा जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिशमेंट हुई। अगर हेडक्वार्टर की बात करें वर्ल्ड बैंक की तो दोस्तों ब्रिटेन वुड्स यूएस में हो जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर प्रेसिडेंट की बात करें प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, दोस्तों डेविड मलपास, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने LIC IPO में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है। अब बात करें LIC IPO में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, दोस्तों 20% FDI को मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा LIC IPO में 20% FDI को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों आइए डिटेल में जानते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने स्वचालित पद्धति के माध्यम से 20% FDI को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें LIC की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 सितंबर 1956 को हुई थी। याद रखिएगा LIC की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई दोस्तों, तो 1 सितंबर 1956 हुए। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाता है और CEO कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो BC पटनायक। दोस्तों BC पटनायक जी ये LIC के CEO हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशराज फिल्म्स के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगर बात करें यशराज फिल्म्स की YRF की, तो दोस्तों किसे CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन है अक्षय विधानी को यशराज फिल्म्स के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों बात करें यशराज फिल्म्स की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1970 में हुई थी। याद रखिएगा 1970 में यशराज फिल्म्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाता है। और दोस्तों यशराज फिल्म्स के फाउंडर कौन थे, तो यशराज चोपड़ा जी। याद रखिएगा यशराज चोपड़ा यशराज फिल्म्स के फाउंडर हो जाते हैं और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन दोस्तों आदित्य चोपड़ा हैं। याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन हो जाते हैं, तो आदित्य चोपड़ा, और इसके फाउंडर कौन है, तो यशराज चोपड़ा ये फाउंडर हो जाते हैं। हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में हो जाता है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई, तो 1970 में यशराज फिल्म्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ल्ड हेयरिंग डे या विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बात करें वर्ल्ड हेयरिंग डे की, ये कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 3 मार्च को। दोस्तों याद रखिएगा 3 मार्च को वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया जाता है। ये दोस्तों अगर इसमें डिटेल में बात करें
तो दोस्तों विश्व स्वर्ण दिवस की थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है 2022 की। तो अगर थीम की बात करें तो दोस्तों जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना, ये 2022 की थीम हो जाती है। दोस्तों थीम को जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपके एग्जाम में उस डेट से रिलेटेड थीम भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछ भी सकते हैं एग्जाम में। आगे आगे आने वाले हर एक एग्जाम में ये थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम से पूछता वर्ल्ड हेयरिंग डे 2022 की थीम क्या थी, तो दोस्तों जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना, ये 2022 की थीम हो जाती है विश्व स्वर्ण दिवस की। और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो WHO ने 3 मार्च 2007 को पहली बार विश्व स्वर्ण दिवस मनाया था। याद रखिएगा ये पहली बार कब मनाया गया, तो दोस्तों WHO के द्वारा 3 मार्च 2017 को मनाया गया था। याद रखिएगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 3 मार्च 2007 को पहली बार मनाया गया। और दोस्तों 2016 में WHO ने विश्व स्वर्ण दिवस के रूप में घोषित किया था। दोस्तों 2016 में इसको वर्ल्ड हेयरिंग डे के नाम से घोषित किया था। दोस्तों उससे पहले 2007 से किस नाम से मनाया जाता था डे, दोस्तों याद रखिएगा इंटरनेशनल ईयर केयर डे। इंटरनेशनल ईयर केयर डे के नाम से 2 मार्च 2007 को WHO के द्वारा इसकी शुरुआत हुई और 2016 में दोस्तों WHO ने इसका नाम बदल के वर्ल्ड हेयरिंग डे कर दिया। और दोस्तों बात करें WHO की तो दोस्तों WHO का फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये WHO का फुल फॉर्म हो जाता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें WHO की तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 को हुई। याद रखिएगा WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। डायरेक्टर जनरल की बात करें WHO के प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस दोस्तों ये महानिदेशक हो जाते हैं WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन के। मुख्यालय की बात करें WHO की दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व वन्यजीव दिवस की तो दोस्तों ऑप्शन ए ये 3 मार्च को मनाया गया। याद रखिएगा विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया, दोस्तों 3 मार्च को। और दोस्तों ये किस उद्देश्य से मनाया जाता है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि थाईलैंड के द्वारा 2013 में इसकी मान्यता दी गई थी। अगर आपसे पूछता है कि इसकी मान्यता कब दी गई, ये भी पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थाईलैंड के द्वारा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी मान्यता दी गई थी विश्व वन्यजीव दिवस की। याद रखिएगा 2013 में। और दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा अगर आपसे इस दिवस का उद्देश्य पूछता है किस उद्देश्य से मनाया जाता है और इसको मान्यता कब मिली विश्व वन्यजीव दिवस की, दोस्तों याद रखिएगा थाईलैंड के द्वारा 2013 में इसको मान्यता मिली UNGA के द्वारा। याद रखिएगा अगर पूछता है आपको किसके द्वारा इसकी मान्यता मिली, तो दोस्तों याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मान्यता दी गई थी 2013 में। और दोस्तों ये कब मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस, तो दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है। ये सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों बात करें 2022 की थीम की तो दोस्तों बस विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम क्या थी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना, ये इसकी 2022 की थीम हो जाती है। और दोस्तों बात करें WWF की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की, दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है दोस्तों जो वन्यजीवों का संरक्षण और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना है। इस संस्था का उद्देश्य यही है, ये संस्था इसी कार्य के लिए बनी हुई है। अगर इस संस्था की बात करें WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की, इसका मुख्यालय और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट 29 अप्रैल 1961 स्विट्जरलैंड में हुई। याद रखिएगा इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो 29 अप्रैल 1961 में स्विट्जरलैंड में WWF की इस्टेब्लिशमेंट हुई। अगर हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों ग्लैंड शहर में, ये स्विट्जरलैंड का एक शहर हो जाता है ग्लैंड, जहाँ पे इसका मुख्यालय है। और दोस्तों बात करें प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष और CEO कौन है, तो कार्टर रॉबर्ट्स दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के CEO और अध्यक्ष हो जाते हैं। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020-21 वितरित किया गया। दोस्तों एक टोटल कितने देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों टोटल 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा शिक्षा राज्य मंत्री हमारी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा दिया गया। याद रखिए जो कि प्रेजेंट टाइम में शिक्षा राज्य मंत्री हो जाती हैं अन्नपूर्णा देवी जी, जिनके द्वारा 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिया गया। ये राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दोस्तों होता क्या है, दोस्तों ये नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड ये दोस्तों उन शिक्षकों को दिया जाता है जो स्कूली पाठ्यक्रम में जो टेक्नोलॉजी को प्रभावी ढंग से दोस्तों नया नवीन रूप से छात्रों को सिखाने के अनुभव में सुधार करते हैं। तो ऐसे टीचरों को ये दिया जाता है। दोस्तों देश के टोटल 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों पूछता अगर किसके द्वारा दिया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा
प्रेजेंट टाइम में जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं हमारी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, उनके द्वारा टोटल 49 शिक्षकों को, याद रखिएगा टोटल 49 शिक्षकों को दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर पहुंचा। अब दोस्तों बात करें भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में कौन से स्थान पे है, दोस्तों याद रखिएगा भारत तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। अगर दोस्तों इसमें डिटेल की बात करें फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ नंबर पे कौन से देश हैं, तो आइए इनको भी जानते हैं। अगर दोस्तों बात करें 2021 में वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों वाले शीर्ष 5 देशों की, दोस्तों 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नंबर 1 पे रहा, टोटल 748 अरबपति इस देश में हो जाते हैं। अगर चीन की बात करें तो चीन दूसरे नंबर पे 554 अरबपतियों की संख्या में, और दोस्तों भारत में टोटल 145 अरबपति हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 136, रूस में 121। दोस्तों याद रखिएगा विश्व स्तर के डाटा है। अगर दोस्तों भारतीय शहरों वार बताएं, अगर भारतीय शहरों की बात करें तो दोस्तों बेंगलुरु ने 2021 में UNNWI, दोस्तों ये क्या हो जाता है, ये अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल की संख्या हो जाती है दोस्तों, जिसमें सबसे अधिक 17.1% से 352 अरबपतियों की वृद्धि दर्ज की। दोस्तों बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा भारतीय शहरों में बात हो रही है, तो दोस्तों बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा 352 अरबपतियों की संख्या हो जाती है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों भारतीय शहर में बात करें तो दिल्ली में हो जाती है 12.4%, 210 अरबपति। और मुंबई की बात करें तो 9% दोस्तों 1596 अरबपति हो जाते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों 159 होगा दोस्तों, याद रखिएगा 159 अरबपति हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात करिए डाटा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो दोस्तों ये नाइट फ्रैंक ये स्टेट एजेंसी है जो कि डाटा जारी करती है, याद रखिएगा। अगर इसकी बात करें नाइट फ्रैंक एजेंसी की, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो 1896 में नाइट फ्रैंक स्टेट एजेंसी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। और इसके फाउंडर कौन है, तो दोस्तों हॉवार्ड फ्रैंक ये फाउंडर हो जाते हैं नाइट फ्रैंक एजेंसी के। और प्रेजेंट टाइम में सीईओ की बात करें तो दोस्तों एलिस्टियर इलियट, याद रखिएगा एलिस्टियर इलियट दोस्तों ये सीईओ हो जाते हैं नाइट फ्रैंक एजेंसी के, याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की वायु शक्ति अभ्यास का संचालन कहाँ किया जाएगा। अब बात करें भारतीय वायुसेना की ये एक्सरसाइज हो जाती है वायु शक्ति, इस एक्सरसाइज का संचालन दोस्तों कहाँ किया जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा 7 मार्च को राजस्थान में भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का संचालन किया जाएगा। और दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में ये किया जाएगा, याद रखिएगा ये कहाँ पर किया जाएगा। अगर आपसे स्थान पूछता तो दोस्तों याद रखिएगा जैसलमेर में पोखरण रेंज में ये वायु शक्ति अभ्यास का संचालन किया जाएगा। और दोस्तों किसके द्वारा, तो दोस्तों याद रखिएगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। कब किया जाएगा, तो दोस्तों 7 मार्च को किया जाएगा। जिसमें मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि टोटल कितने विमानों को शामिल किया जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा टोटल 148 विमानों को इस एक्सरसाइज में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली बार कौन सा विमान इसमें हिस्सा लेगा, तो दोस्तों याद रखिएगा राफेल इसमें पहली बार हिस्सा लेगा। दोस्तों राफेल विमान जो कि राफेल विमान है वो वायु शक्ति अभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से पहली बार इसमें हिस्सा लेगा, याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। और दोस्तों ये एक्सरसाइज हर 3 साल में एक बार आयोजित की जाती है, याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दोस्तों इससे पहले 2019 में आयोजित की गई थी और अब 2022 में आयोजित की जाएगी। 7 मार्च 2022 को आयोजित की जाएगी वायु शक्ति अभ्यास, जिसे दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में ये एक्सरसाइज का संचालन किया जाएगा, याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछता है टोटल कितने विमानों को शामिल किया जाएगा, तो दोस्तों 148 विमानों को। और पहली बार दोस्तों राफेल को भी शामिल किया जाएगा। और मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बात करें भारतीय वायुसेना की, इंडियन एयरफोर्स की, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करें एस्टेब्लिशमेंट की इंडियन एयरफोर्स की दोस्तों, तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। और भारतीय वायुसेना के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में वायुसेना प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी जी ये प्रेजेंट टाइम में वायुसेना के प्रमुख हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में विवा कार्निवल उत्सव मनाया गया है। अब बात करें विवा कार्निवल उत्सव की किस राज्य में मनाया गया है, तो दोस्तों गोवा में मनाया गया है, याद रखिएगा गोवा राज्य में विवा कार्निवल उत्सव मनाया गया। अगर गोवा की बात करें तो दोस्तों गोवा में सिग्मो और साजाओ और सिग्मो
ये दोनों उत्सव भी कहाँ मनाए जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा ये तीनों उत्सव गोवा में मनाए जाते हैं। अगर गोवा की बात करें तो गोवा की मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है दोस्तों, तो प्रमोद सावंत जी ये गोवा के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो श्रीधरन पिल्लाई ये दोस्तों राज्यपाल हो जाते हैं गोवा के। अगर विधानसभा की सीटों की बात करें तो दोस्तों टोटल 40 सीटें हो जाती हैं और राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हो जाती है गोवा में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। एक किस राज्य सरकार के द्वारा ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है, तो दोस्तों राजस्थान के द्वारा, याद रखिएगा राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। और दोस्तों राजस्थान की बात करें तो ये राजकीय जानवर हो जाता है राजस्थान का, ये भी याद रखिएगा। ऊंट राजकीय एनिमल हो जाता है राजस्थान का। राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल जयपुर है, याद रखिएगा राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो जाती है। और प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कलराज मिश्रा जी राज्यपाल हो जाते हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें प्रेजेंट टाइम में कौन है राजस्थान के, तो अशोक गहलोत दोस्तों ये मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। राजस्थान की विधानसभा की सीटों की बात करें तो टोटल 200 सीटें हो जाती और लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 10 सीटें हो जाती है राजस्थान में। दोस्तों याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को, क्योंकि आपके इसी वीडियो में दोस्तों पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको स्टेट को अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके स्टेट की कैपिटल, मुख्यमंत्री और राज्यपाल और दोस्तों सीटें भी पूछ लेता है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों को कवर किया जा रहा है वीडियो में। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खतरनाक मौसम को ट्रैक करने के लिए अगली पीढ़ी के गोस्ट-T उपग्रह को लॉन्च किया है। दोस्तों ये गोस्ट-T उपग्रह है जो कि खतरनाक मौसमों को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। याद रखिएगा अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो कि नासा हो जाती है, इसके द्वारा गोस्ट-T उपग्रह को लॉन्च किया गया। अगर गोस्ट-T की बात करें दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो जाता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सेटेलाइट। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों इस सेटेलाइट को ये स्थापित होने के बाद इसका नाम भी परिचित किया जाएगा, उसके बाद इसका नाम रखा जाएगा GOES-18। याद रखिएगा ये अभी जब लॉन्च की गई है तब इसका नाम गोस्ट-T है और ये जब स्थापित हो जाएगी तो इसका नाम GOES-18 कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये याद रखिएगा GOES-18 कर दिया जाएगा। अगर आपसे एग्जाम पूछता है स्थापित करने के बाद GOES-T का नाम क्या रखा जाएगा, तो दोस्तों GOES-18। अरे दोस्तों बात करें नासा की, तो इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। फुल फॉर्म नासा का याद रखिएगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है ये नासा का। अगर नासा के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1958 में नासा की इस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC में नासा का हेडक्वार्टर हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो जाते हैं नासा के, तो दोस्तों बिल निल्सन, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया। याद रखिएगा बिल निल्सन ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।